हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज 10+2 का ज्योग्राफी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाया हूं, जो आगामी आपके 2026 में जो परीक्षा आने वाला है उसके लिए कुछ गेस क्वेश्चन है। टोटल आपको 3 क्वेश्चन वहां बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, जिसको 150 शब्दों में आपको लिखना है। हम आपके लिए 8 क्वेश्चन लाए हैं। ये 8 आप याद कर लीजिएगा और यही जा करके परीक्षा में आप लिख दीजिएगा। एक एक करके मैं इस 8 का डिस्कशन करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का मानचित्र बना करके निम्न को दर्शाइए। कुछ मैंने यहाँ लिखा है, उसको अभी हम भारत के नक्शा पर आपको दर्शा करके दिखाएंगे। आप ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे पहले है दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली है भारत की राजधानी। तो आप ये जो भारत का नक्शा है, अब आप एक अनुमानतः आप एक पॉइंट कर दीजिएगा और वहां पर नीचे लिख दीजिएगा दिल्ली। जैसे ये मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ कि ये है दिल्ली, ये पॉइंट कर दिया और यहाँ पर लिख देंगे हम दिल्ली। दूसरा है मुंबई। मुंबई देखिए, मुंबई कुछ यहाँ पे है, इस जगह पे पॉइंट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए मुंबई। फिर है चेन्नई। चेन्नई कुछ इस जगह पे है। तो आप कहीं भी एक पॉइंट आप करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे करना है, यहाँ आप लिख दीजिए चेन्नई। ठीक है। उसके बाद है हैदराबाद। हैदराबाद आपको पड़ता है यहाँ छत्तीसगढ़ में। यहाँ एक पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए हैदराबाद। फिर है पुणे। पुणे महाराष्ट्र में है, यहाँ पर एक पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए पुणे। हो गया। कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वहीं पर हो, एक अनुमान था कि हाँ उसके इर्द गिर्द अगर आप हैं तो आपका सही होगा, आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद है डिगबोई। डिगबोई आपको याद रखना है कहाँ है? असम में है, क्योंकि वहां पर से सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है। तो यहाँ पर डिगबोई है, यहाँ पे आप पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए डिगबोई। मथुरा। मथुरा कहाँ है? दिल्ली से थोड़ा सा नीचे, आप यहाँ पे देखिएगा यूपी में पड़ता है, यहाँ लिखिएगा मथुरा। फिर है जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, एक पॉइंट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए जयपुर। जयपुर राजस्थान में है ना, जयपुर यहाँ पे होगा। ये राजस्थान, ये तो गुजरात वाला इलाका है, ये राजस्थान है। यहाँ पर हो जाएगा जयपुर। फिर है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। यहाँ पर बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है और झारखंड के नीचे है उड़ीसा। और उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर, जो नदी के किनारे है, सागर के किनारे है। यहाँ पर लिख दीजिए भुवनेश्वर। ठीक है। उसके बाद है शिमला। शिमला कहाँ है? शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो कुछ इस जगह पे आपका हो जाएगा शिमला। यहाँ लिख दीजिए शिमला, ये पॉइंट शिमला है। उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है और समथिंग यहाँ पर है, यहाँ लिख दीजिए उदयपुर। लखनऊ यूपी की राजधानी है, इस पॉइंट पर यहाँ पर लिख दीजिए लखनऊ। पानीपत। पानीपत हरियाणा में है, तो दिल्ली के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए पानीपत। फिर है भिलाई। भिलाई कहाँ पे है? भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, वो समथिंग इस जगह पे होगा, ये हो जाएगा आपका भिलाई। फिर क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार है उत्तराखंड में, यहाँ पर आप कर दीजिए हरिद्वार। सूरत। सूरत कहाँ है? सूरत है गुजरात में, कुछ इस जगह पे है, यहाँ लिख दीजिए आप सूरत। हाँ ठीक है। सूरत इस जगह पे नहीं है, सूरत यहाँ पे कहीं इस जगह पे, इस पॉइंट पर है सूरत। फिर आप कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? भारत के सबसे नीचे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, तो इस जगह पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद क्या है? कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ है? मुंबई से लेके गोवा। मुंबई ये है और ये मान लीजिए कि ये हमारा गोवा है यहाँ पे। तो ये वाला जो तट है ये है हमारा कोंकण तट। ये हमारा हो गया कोंकण तट। ये वाला है हमारा यहाँ पे है, ये है मालाबार। मालाबार
बार तट, कहाँ से? गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक। और ये वाला जो तट है ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, इस तरफ भी सागर है। ये कौन सा सागर है? ये है अरब सागर। नीचे में जो पानी है, समुद्र है, इसका नाम है हिंद महासागर। ये इसमें इंडिकेट नहीं करना, मैं बताता हूँ। ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कौन सी बंगाल की खाड़ी है? ये वाला इलाका देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी क्या होता है कि दो सतह के बीच में जो ये पानी अंदर की ओर जाता है उसी को हम लोग खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा पानी अंदर की ओर जा रहा है, तो ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर है उधर। और क्या क्या हम लोग करना है? तो बंगाल की खाड़ी हो गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के ये अंडमान है, ये निकोबार है, दोनों को मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप। उसके बाद है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत कहाँ है? सतपुरा का पर्वत कहाँ है? तो इसको जरा सा देखिएगा कि विंध्य पर्वत जो है हमारा, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में बांटता है। तो हम कुछ इस तरह का बना देते हैं, ये समझिएगा कि ये है हमारा विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत माला। ठीक है, सतपुरा कहाँ है? सतपुरा पर्वत श्रेणी इसी के नीचे, ये देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं, ये है सतपुरा। क्या है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक निकली हुई है? तो आप देखिए यहाँ से ऐसे निकली हुई है, ये है गंगा नदी। यहाँ पर हम लिख देंगे गंगा नदी। फिर क्या है? नर्मदा और तापी। देखिए एक चीज और कि नर्मदा विंध्य पर्वत के उत्तर से निकली है और यहाँ पे ऐसे गिर गई है। ठीक है, और तापी जो है वो यहाँ से ऐसे निकला है, ये है तापी, और ये है हमारा नर्मदा नदी। फिर क्या है? सोन नदी। सोन नदी यहाँ से निकली है और गंगा में आकर के पटना के पास, दानापुर के पास या मनेर के पास यहाँ पर ये मिल गई है। ये है हमारा सोन नदी। तो हम लोगों ने ये मानचित्र देख लिया। मानचित्र में जहां जहां जो दर्शाना है वो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको ये पूछ दे कि कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोयला धनबाद में होता है, वो झारखंड में है। स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो में है, तो बोकारो कहाँ है उस जगह पॉइंट कर दीजिएगा। अगर पूछ दिया तेल कहाँ से निकलता है, तो असम के डिगबोई से निकलता है। और कहाँ से निकलता है? तो बम्बई हाई से निकलता है। ठीक है, राजस्थान से भी निकलता है, गुजरात से भी निकलता है। तो आपको सिर्फ वहां पे पॉइंट करना है। और इस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर इसमें पक्का है कि आपको आएगा। तो लिखने से ज्यादा कोशिश करिएगा कि भारत का नक्शा बना दीजिए। भारत का नक्शा ही बना दीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा तो भी 2 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप वहां इंडिकेट कर देते हैं तो आपको पूरा का पूरा आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो सबसे पहला बात होता है कि ये रोपण कृषि क्या है? रोपण मतलब होता है रोप देना, कि वैसा फसल जिसको एक बार अगर हम जमीन में रोप देते हैं तो उससे 2 वर्ष 3 वर्ष तक हमको रोपने का जरूरत नहीं होता, लगातार हमको फसल प्राप्त होते रहता है। वैसे फसल को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि जैसे चाय, कॉफी, कहवा, रबर, केला, अनानास, नारियल, गन्ना, इसका एग्जाम्पल होगा रोपण कृषि का। और रोपण कृषि का एक बात और समझिए कि जब भारत गुलाम था और ईस्ट इंडिया कंपनी की बोलबाला था पूरे विश्व में, तो
यूरोपियन को ही मिला था ये, कि यूरोपियन ने ही रोपण कृषि को बढ़ावा दिया था। जिस देश पे वो कब्जा किया, जैसे बात करें हम लोग डच का, तो डच क्या किया था कि इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया था और वहाँ गन्ना का उत्पादन करवाया था। फिर आप उसी तरह से देखिएगा कि फ्रांस अफ्रीका पे कब्जा करता है और वहाँ पे वो कॉफी का उत्पादन करवाता है। फिर अमेरिका क्या करता है कि नारियल का खेती करवाता है फिलीपींस पर कब्जा करवा करके। तो ये सारी बातें भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जब बात करें रोपण कृषि की विशेषताओं का, तो इसकी विशेषता ये है कि ये एक व्यापारिक कृषि होता है, मतलब बिजनेस के पर्पज से। नगद, आप नारियल को बेच के नगद पैसा ले सकते हैं, गन्ना को बेच करके नगद पैसा ले सकते हैं। तो ये नगद व्यापार हो सकता है, ये पहला। दूसरा व्यापारिक कृषि है। तीसरा में आप लिख सकते हैं कि ये एक बार लगाने पर बार बार फसल इससे प्राप्त किया जा सकता है। चौथा में आप लिख सकते हैं कि इसमें बड़े बागान की आवश्यकता होती है। पांचवा कि इसमें स्थानीय जो श्रमिक होते हैं उसको रोजगार मिल जाता है। सतमा, इसको वैज्ञानिक तरीका से लगाया जा सकता है। ठीक है। और आठवां है कि इसके लिए सस्ता परिवहन चाहिए, कि जहां हमारा बागान है और जहां फैक्ट्री है, दोनों के बीच में जहां ये फैक्ट्री वहीं लगाएंगे जहां पे इसका उत्पादन होता है, इससे हमारा परिवहन का लागत भी बचता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और ये रोजगार को भी बढ़ावा देता है, तो ये भी अच्छा है। स्थानीय श्रम को भी रोजगार मिल जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करिए। तो सबसे पहले बात करिए, देखिए जनांक उत्तर लिखेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है 1929 में WS थॉमसन ने इसको दिया था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो होता है जन्म दर, मृत्यु दर और इसके अंतर से भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आप नीचे से लिखिएगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। सिद्धांत लिखने के बाद अंडरलाइन करिएगा, अंडरलाइन के नीचे से लिखिएगा कि किसी भी प्रदेश का समाज ग्रामीण, खेतीहर तथा अशिक्षित से जब भी वो शहरी, औद्योगिक और शिक्षित की ओर बढ़ता है, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में परिवर्तन 3 अवस्था से होकर गुजरता है। मैंने क्या क्या कहा? मैंने कहा कि किसी भी प्रदेश का समाज ग्रामीण, खेतीहर और शिक्षित से उन्नति कर करके जब भी वो नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित में बदलता है, तब तब उच्च मृत्यु दर और निम्न, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है। यही हमारा संक्रमणीय सिद्धांत है। अगर ये आप 3 लिख दिए, पहला क्या है? उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, अंडरलाइन करिएगा, पहला अवस्था। इसमें क्या लिखना है? अब देखिए, उच्च जन्म दर का मतलब क्या हुआ कि बच्चा ज्यादा जन्म ले रहा है। उच्च मृत्यु दर का मतलब है कि बच्चा ज्यादा मर रहा है। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये अवस्था जो प्रथम अवस्था जो बता रहे हैं कि जिसमें जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या भी ज्यादा है और मरने वाले शिशुओं की संख्या भी ज्यादा है, तो ये होता है गांव में। वहां पे होता है जहां कृषि प्रधान जगह है, जहां पशुपालन होता है, कृषि होता है। प्राथमिक क्षेत्र जहां है वहीं पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां के लोग अशिक्षित हैं और अशिक्षा के वजह से वो संतान को ही धन समझ लेते हैं कि जितना ज्यादा 5 बेटा होगा, 100 रुपया भी कमाएगा तो 500 रुपया कमा करके लाएगा। ठीक है। तो संतान ही संपत्ति होता है। लेकिन गांव में हॉस्पिटल का अभाव है, तो उससे होता क्या है कि बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन परिपक्व नहीं हो पाते हैं, कुपोषित रह जाते हैं, खान पान का भी अभाव हो जाता है और लगातार बच्चों में गैप नहीं होता है, तो महिलाओं की स्थिति भी खराब होती है। तो माता का भी मृत्यु दर बढ़ता है और बच्चा का भी मृत्यु दर बढ़ता है। ठीक है। तो ये हो गया पहला अवस्था, क्या कि उच्च मृत्यु दर भी होता है और उच्च जन्म दर भी होता है। ठीक है। दूसरा स्थिति होता है कि जिसमें जन्म दर तो उच्च होता है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाता है। जिससे होता यह है कि जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के जन्म लेने की संख्या ज्यादा है और मरने वालों की संख्या बच्चों की कम है। तो जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो जनसंख्या है वहां का बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसका कारण हो जाता है कि वहां पे लोग अब शिक्षित होना शुरू हो जाते हैं।
ये दूसरा अवस्था था। फिर इसका तीसरा अवस्था होता है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आता है, और ये अवस्था होता है शहरों में। शहरों में होता है क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं। बहुत ज्यादा उम्र में लड़की का भी विवाह होता है, जब लड़की 25 साल 30 साल की हो जाएगी। लड़के का विवाह भी जब वो 30 साल 35 साल का हो जाएगा तब शादी करता है, क्योंकि वहाँ रोजगार है, पहले रोजगार लेंगे तब शादी करेंगे। तो उससे होता ये है कि संतान, वहाँ कम बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ जन्म दर भी कम है और बच्चे की मृत्यु दर भी कम है, क्योंकि वहाँ अस्पताल है, लोग अस्पताल में इलाज करवाते हैं, बच्चों का भी ये हो जाता है। तो होता ये है कि शहरों में जन्म लेने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या लगभग समान होती है, उसमें गिरावट आता है। तो ये तीन ही अगर आप लिख दीजिएगा, यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में चाय का उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए, या भारत में धान का उत्पादन उसके वितरण का विवरण दीजिए। तो जब आप इसको आप जब लिखिएगा चाय और धान का उत्पादन में, तो आप एक चीज हम आपको जरा सा बता दें कि जब आप धान का लिखिएगा या आप चाय का लिखिएगा तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट्स क्या होगा कि वर्षा कितना होना चाहिए। तो धान की खेती होती है जब 125 सेंटीमीटर का जहां पे वर्षा होता है, वहां पे उस क्षेत्र में धान की खेती अच्छी होती है। वहीं चाय के लिए कितना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक है, वर्षा के बाद दूसरा जो उत्पादन में फैक्टर होता है तापमान। तो धान के लिए तापमान आपको 21 से 27 डिग्री चाहिए, और जबकि चाय के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। इसके अलावा आप देखिएगा मिट्टी कैसी चाहिए उत्पादन के लिए। तो मिट्टी यहाँ पे समतल चाहिए, जहां भी समतल जमीन होगा वहां पे धान की खेती अच्छी होगी, क्योंकि पानी वहां समान रूप से खेतों में सब जगह मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, जबकि चाय जो होगा वो पहाड़ी या ढलान वाले जो जगह होंगे वहां पे चाय की खेती होती है। चूंकि वो ढलान होता है तो पानी वहां रुकेगा नहीं, अगर पानी नहीं रुकेगा तो ही चाय का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा मिट्टी के अलावा जो अगला फैक्टर होता है वो होता है श्रमिक का, कि जो मजदूर होगा वो मिलेगा कि नहीं। तो चूंकि धान के लिए वहां के जो स्थानीय मजदूर होते हैं, स्थानीय श्रम ही मिल जाता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सस्ता श्रम तो मिलता ही है। यहाँ पर महिलाएं ज्यादा इस रोजगार से जुड़ी हुई हैं, चाय का पत्ती करने के लिए, तो महिलाओं को भी यहाँ रोजगार मिल जाता है। तो ये 4 पॉइंट आप मुख्य रूप से लिखिएगा। इसके अलावा आपको क्या लिख देना है कि धान की जो उत्पादन होता है, कहाँ गया, हाँ, धान का उत्पादन और वितरण। उत्पादन ऐसे हो गया, और फिर उसका वितरण कि कहाँ कहाँ उसको कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आप देख लीजिएगा, धान का होता है यूपी में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, अपनी पश्चिम बंगाल में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, और जबकि चाय का जो उत्पादन आप देखिएगा, चाय का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका असम में होता है चाय का उत्पादन। तो ये आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ चाय और धान दोनों आपका हो गया, दोनों आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग के महत्व को बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर जो है, नहर क्या होता है, स्वेज नहर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला नहर है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था 1859 से 1869 तक 10 वर्षों में इसका निर्माण हुआ था। 1956 से इस पर मिस्र का कब्जा है। किसका कब्जा है, स्वेज नहर पर मिस्र का कब्जा है। स्वेज नहर जो है, इसकी लंबाई, स्वेज नहर का लंबाई 163 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई की बात करें तो 163 मीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 415 मीटर चौड़ा है, और गहराई की बात करेंगे तो गहराई इसका 22 मीटर का है। तो
ये करता क्या है आपको कि स्वेज नहर से प्रत्येक दिन कम से कम 100 जहाज जाता है, जिसको निकालने में जहाज को, बड़े बड़े जहाज आते हैं, उसको निकालने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटा का समय लग जाता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे व्यस्त नहर परियोजना है, स्वेज नहर। इससे फायदा ये होता है कि जो स्वेज नहर है, अगर भारत से यूरोप जाना है, भारत से यूरोप जाना है तो स्वेज नहर का प्रयोग करके अगर हम जाते हैं तो हमको बहुत कम समय भी लगता है और दूरी भी हमारी कम लगती है। दूरी कम लगने से तेल का कॉस्ट कम लगता है, तो आना जाना हमारे पॉकेट के लिए लाभदायक होता है, हमें खर्च भी कम लगता है। लेकिन अगर ये स्वेज नहर बंद हो जाता तो हमें पूरा अफ्रीका घूम करके अमेरिका जाना होता या यूरोप जाना होता। इसके होने से क्या होता है कि अगर हमको भारत से, अगर हमको यूरोप जाना है या न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क जाते हैं तो 4500 किलोमीटर का दूरी हमारा बचता है। अगर हमको मुंबई से लेकर के जकार्ता जाना है तो 4200 किलोमीटर का दूरी बचता है। अगर हमको मुंबई से लेकर के लिवरपूल जाना होता है तो 7200 किलोमीटर की दूरी बचता है हमारा। हांगकांग जाना होगा तो 4500 किलोमीटर की दूरी बचता है ये स्वेज नहर होने से। इसके अलावा स्वेज नहर करता क्या है कि भारत से यूरोप को जोड़ता है, अफ्रीका से यूरोप को जोड़ता है, अमेरिका से यूरोप को जोड़ता है, तो व्यापार करना आसान हो गया है। इस मार्ग के द्वारा भारत में तेल आता है, हाथी दांत का व्यापार होता है, कीमती पत्थर का व्यापार होता है, भारत से सूती वस्त्र यूरोप में भेजा जाता है। इसके अलावा रबर, खनिज तेल, इंजीनियरिंग पदार्थ, कीमती पत्थर, इन सब का आयात निर्यात इस स्वेज मार्ग के द्वारा होता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये इसका महत्व हो गया। इतना लिख करके आप अपने आंसर को समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप लोगों को पता होगा ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, कि वैसा शोर जो हमारे कानों को अप्रिय लगता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगर किसी को और दूसरा डिफिनेशन लिखना है तो ऐसा लिख सकता है कि 65 डेसिमल से ज्यादा, 65 डेसिमल से अधिक जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसके अलावा आप लिखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। तो बड़े बड़े महानगरों में औद्योगिक के जो सायरन होते हैं, उद्योग के जो सायरन होते हैं, जब सुबह सुबह जब आपका देखिएगा फैक्ट्री खुलता है तो सायरन बजता है, शाम में जब छुट्टी होती है लेबर की तब सायरन बजाया जाता है, लंच होता है तब सायरन बजाया जाता है। तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। नगरों में चलने वाले जो वाहन होते हैं उसके हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा विवाह हो या कोई समारोह हो उसमें डीजे बजाया जाता है, लाउड स्पीकर बजाया जाता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीजे बजाया जाता है, लाउड स्पीकर बजाया, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो सुपरसोनिक जेट विमान चलता है, रॉकेट जाता है, उसका भी डेसिमल जो होता है वो 120 से 180 डेसिमल होता है। हवाई जहाज भी शोर करता है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। टीवी, रेडियो, विस्फोटक पदार्थ, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आप इसको लिखिएगा और इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करिए। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर किसका वर्गीकरण करना है? नगर का वर्गीकरण करना है। तो कार्य के आधार पर नगर का वर्गीकरण कैसे होगा? तो लिखिएगा, कार्य के आधार पर नगरों का निम्नलिखित वर्गीकरण है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, या यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यही लिख देते हैं। जैसे पहला है प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक नगर। दूसरा है व्यापारिक नगर। तीसरा होता है सांस्कृतिक नगर। चौथा है स्वास्थ्य या मनोरंजन नगर। पांचवा है औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर। छठा है खनन
नगर। सातवां है परिवहन नगर। ठीक है, तो कार्य के आधार पर नगरों को मुख्यतः 6-7 भागों में बांटा गया है, ऐसे आप लिखिएगा। और प्रशासनिक नगर लिखने के बाद फिर यहाँ डैश दीजिएगा और इसमें लिखिएगा प्रशासनिक नगर वैसा नगर होता है जो मुख्यतः राजधानी होता है या जो बड़े शहर होते हैं जहाँ पुलिस की व्यवस्था होती है, जहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनका विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट निर्मित होता है, वो प्रशासनिक नगर होता है, जहाँ सचिवालय होगा। ठीक है, तो वो प्रशासनिक नगर कहलाएगा। दूसरा व्यापारिक नगर कि वैसा नगर जहाँ उद्योग, फैक्ट्री ज़्यादा लगा हुआ हो, जहाँ चीनी मिल हो, सूत का हो, इस्पात का हो, तो वो हमारा हो जाएगा व्यापारिक नगर। अगर प्रशासनिक नगर का एग्जाम्पल आप कहिएगा तो जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो ये सब प्रशासनिक नगर है। व्यापारिक नगर में हो जाएगा जमशेदपुर, बोकारो, झरिया, धनबाद, भिलाई, राउरकेला, तो ये जो शहर हो जाएंगे व्यापारिक नगर हो जाएंगे। सांस्कृतिक नगर उसको बोलते हैं कि जहाँ पर आपके पूजा पाठ, विधि विधान, मंदिर ज़्यादा होते हैं, वो हमारा सांस्कृतिक नगर कहलाता है। जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है। ठीक है, इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क हो गया, पुरी हो गया, देवप्रयाग हो गया, तो ये हमारा सांस्कृतिक नगर है। चौथा स्वास्थ्य और मनोरंजक नगर। तो स्वास्थ्य और मनोरंजक नगर में क्या हो जाएगा कि जहाँ भी लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, जैसे गोवा है ना, फिर शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, तो वो हमारा मनोरंजक नगर है। औद्योगिक नगर, तो औद्योगिक नगर जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होता है, जैसे जमशेदपुर, बोकारो का भी हमने बताया। व्यापारिक में भी आप लिख सकते हैं कि जहाँ से व्यापार होता है, यहाँ पे आप सूरत लिख दीजिए, मुंबई लिख दीजिए। खनन नगर होता है कि जहाँ से कोयला का खनन किया जाता है, अभ्रक खनन करके निकाला जाता है, चूना पत्थर निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है, तो वहाँ जहाँ से खनन करके खनिज पदार्थों को निकाला जाता है वो खनन नगर कहलाता है। जैसे जमशेदपुर है, झरिया है, बोकारो है। परिवहन नगर किसको बोलते हैं कि वैसा नगर जहाँ परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो नगर फेमस होता है, वहाँ आना जाना हर स्टेट से, हर शहर से वो आसानी से जुड़ा होता है, सड़क मार्ग के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा, तो वैसे नगर को परिवहन नगर कहा जाता है। जैसे आपका बेंगलोर हो गया, मुगल सराय हो गया, सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये हमारा परिवहन नगर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्रों के वितरण का वर्णन करिए, कि पेट्रोलियम का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पेट्रोलियम होता है। तो सबसे पहले तो आप आ जाइएगा आसाम में। यहाँ जो आसाम है, आसाम में 3-4 जगह जो है वो पेट्रोल निकाला जाता है। जैसे आप देखिएगा आसाम में ये डिगबोई है, फिर यहीं पर लखीमपुर है, रुद्र सागर है, नहरकटिया है, तो यहाँ पर मिलता है। जैसे हम यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं कि असम में कौन कौन सा मिलता है, तो असम में आप देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं असम में क्या क्या। जैसे लखीमपुर है जहाँ से तेल निकाला जाता है, रुद्र सागर से तेल निकाला जाता है, नहरकटिया से निकाला जाता है, तो ये सब कहाँ से है, ये सब है असम से निकाला था। डिगबोई तो था ही, तो 4 हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाइएगा गुजरात में, तो गुजरात में अलंकेश्वर है। क्या है, गुजरात में है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर से ये कहाँ पे है, गुजरात में है, तो गुजरात में अलंकेश्वर से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। फिर आ जाइएगा यहाँ पे बम्बई हाई, बम्बई हाई से भी तेल निकाला जाता है। फिर यहाँ पे चले आइएगा तो ये कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। यहाँ पे आ जाइएगा राजस्थान में, तो राजस्थान में यहाँ पे मंगला है, भाग्यम है। क्या क्या है, राजस्थान में है मंगला,
भाग्यम। तो राजस्थान में मंगला और भाग्यम से भी तेल निकाला जाता है। खंभात की खाड़ी है यहाँ पे, ये वाला जो इलाका है यहाँ, तो खंभात की खाड़ी से भी तेल निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश से भी तेल निकलता है। तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र है यहाँ, तो यहाँ तमिलनाडु से भी निकलता है। कुछ तेल इस जगह पे अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से भी अरुणाचल प्रदेश से भी तेल निकलता है। तो जो जगह हमने बताया कि गुजरात से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, बम्बई से, असम से, कृष्णा गोदावरी बेसिन से, खंभात की खाड़ी से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ से होता है, कच्चा तेल निकलता है, फिर उसको तेल शोधक कारखाना में ले जा करके वहाँ से पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग किया जाता है। तो तेल शोधक कारखाना भी आप देखिएगा, तो यहाँ बिहार में एक जगह है बरौनी, तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, हल्दिया में तेल शोधक कारखाना है, फिर भटिंडा में है, गुजरात में जामनगर है, वहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, जहाँ से कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, मोम को अलग किया जाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपका आसानी से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो करते हैं, और आप लोग को एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए। आप हमारे वीडियो को एक बार 2 बार आप स्पीड बढ़ा करके देखिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, परीक्षा में आपको 100% मदद मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।